डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉपिक की सीरीज में हमारा टॉपिक है आर्टिकल 21 स्टेट। स्टेट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो आप क्विकली स्क्रीन पे देख लीजिए। स्टेट क्या है हम इसको समझेंगे, और स्टेट स्टेट टर्म के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटी आती है उसको समझेंगे, और इसमें एक स्पेशल टर्म होता है अदर अथॉरिटी, उसको समझेंगे, और बाद में इससे रिलेटेड लीडिंग केस की मदद से इस कंप्लीट आर्टिकल को समझेंगे, जिससे कि हम लॉ के टॉपिक का एक बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें और उसको पूरी तरह से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट क्या है? तो एक आम आदमी के लिए स्टेट का मतलब होता है राज्य। जैसे भारत एक देश है और वो बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, तो हम राज्य को जनरल टर्म में स्टेट बोलते हैं। और जब कभी भी हमसे कोई स्टेट या राज्य की बात करता है तो हमारे दिमाग में ऐसे आता है जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, एटसेट्रा अदर स्टेट। लेकिन कानून के दृष्टिकोण से या संविधान के दृष्टिकोण से लॉ का एक स्पेसिफिक मतलब होता है जो इस आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले हम समझेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र के अकॉर्डिंगली लॉ के कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। तो आप देखिए, जूरिस्प्रूडेंस के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे एक देश को या कंट्री को स्टेट बोला जाता है। जैसे इंडिया है तो उसको स्टेट बोला जाएगा। जैसे यूनाइटेड नेशंस में कितने स्टेट मेंबर हैं, तो वो स्टेट वर्ड से मतलब होगा देश। जैसे इंडिया एक उसका मेंबर है, तो इंडिया स्टेट इज आल्सो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को स्टेट बोला जाता है। वो भी एक बहुत वेग टर्म है। जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली किसी भी कंट्री को स्टेट क्वालिफाई होने के लिए इन चार चीजों की जरूरत होती है। अब वो चार चीजें कौन कौन सी हैं देखिए आपके सामने है। नंबर पहला है टेरिटोरी। किसी भी एंटिटी को स्टेट में क्वालिफाई होने के लिए पहले उसकी अपनी टेरिटोरी होनी चाहिए, मतलब उसका ज्योग्राफी का उसका कोई क्षेत्र होना चाहिए और उसकी कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए। जैसे इंडिया है, इंडिया का नक्शा है, उसकी अपनी बाउंड्री है। तो ये पहली कंडीशन है। आप देखिए, इंडिया एज ए स्टेट पहली कंडीशन पे फुलफिल होता है कि उसकी एक टेरिटोरी है। दूसरी इसेंशियल एलिमेंट होता है पॉपुलेशन, कि उसमें लोग रहने चाहिए और परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए और जनसंख्या होनी चाहिए। तो देखिए, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन भी है, तो इंडिया अभी दो एलिमेंट पे खरा उतरता है। अभी तीसरा है गवर्नमेंट। उस स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर अभी गवर्नमेंट भी है, तो तीसरा भी आपका पूरा होता है। चौथा होता है सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता। ये बहुत ही आवश्यक एलिमेंट है एक स्टेट के कंसेप्ट के लिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ब्रॉडली सोवर्निटी का मतलब ये होता है। तो आप देखिए, आज इंडिया एक स्टेट क्वालिफाई होता है या नहीं? ये चारों की चारों चीज़ें हैं। हम हमारे पास टेरिटोरी भी है, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, और हम सोवरन भी हैं। सोवरन का मतलब होता है हम यूएन के मेंबर हैं और हम इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने देश के हित के लिए जो भी डिसीजन होना है वो ले सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले भी इंडिया इंडिया ही था? आप बताइए उस समय इंडिया स्टेट था या नहीं था? कंसेप्ट ऑफ स्टेट में वो क्वालिफाई हो रहा था या नहीं हो रहा था स्टेट की डेफिनेशन के लिए? तो अगर आपका आंसर है नहीं, आज़ादी से पहले इंडिया स्टेट नहीं था, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों स्टेट नहीं था? क्योंकि हमारे पास टेरिटोरी भी थी, हमारे पास पॉपुलेशन भी थी, उस समय गवर्नमेंट भी थी, चाहे वो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, पर थी जरूर। तो थर्ड पॉइंट भी क्वालिफाई हो जाता है। बट हम सोवरेन नहीं थे, हम संप्रभु नहीं थे। हमारे इंटरनेशनल लेवल के सारे डिसीजन इंग्लैंड कंट्रोल करता था, ब्रिटिश लोग कंट्रोल करते थे। तो 1947 तक इंडिया एक स्टेट की क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई नहीं करता था। तो उम्मीद है आपको इसका जनरल समझ में आ गया होगा टर्म। अब हम आते हैं आर्टिकल 12 के स्टेट में क्या है एक्चुअली। तो आर्टिकल 12 का स्टेट बहुत ही अलग है। आप उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल दी हुई है, 3-4 लाइन की, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें ना जूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट वहां पे आता है
और ना ही वहां पे जनरल स्टेट का कंसेप्ट आता है। वो डेफिनेशन जनरली ये बोलती है कि स्टेट में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी अथॉरिटी इंक्लूड होंगी। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल 12 बोलता है कि स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे। और पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट के दोनों हाउस आएंगे, लोकसभा भी आएगी और राज्यसभा भी आएगी। तो इस तरह से सेंट्रल लेवल के सारी की सारी अथॉरिटी हमने कंट्रोल कवर कर ली। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट। तो जितने भी हमारे राज्य हैं ये उन सब की स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। और उनके लेजिस्लेटिव हाउस, दोनों के दोनों लेजिस्लेटिव हाउस भी उनके स्टेट के कवरेज में आएंगे। और तीसरा है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। जैसे कि आप पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, पोर्ट ट्रस्ट है, ये सारी की सारी लोकल अथॉरिटी जो ऑटोनोमस बॉडी है वो भी लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी। अब लास्ट में एक टर्म दिया हुआ है उसमें डेफिनेशन में, एंड अदर अथॉरिटी। अब ये अदर वर्ड जो है ना ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का है कि कौन सी अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी और कौन सी अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये सब स्टेट में ये सब कवरेज करने की जरूरत क्या पड़ रही है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, सरकार मतलब सरकार। तो इसका एक विशिष्ट मतलब है। उसका मतलब ये है पार्ट थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फंडामेंटल राइट का है। और फंडामेंटल राइट जनरली स्टेट को देने होते हैं अपने नागरिकों को या आम आदमी को। तो यहाँ पे उसका महत्व ये है इस डेफिनेशन की कवरेज का कि जब कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी नागरिकों के या आम आदमी के किसी मूलभूत अधिकार का हनन करेगी तो वो कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में जाके अपने अपने राइट के वायलेशन का रिकवरी मांग सकता है और डैमेज मांग सकता है और अपने राइट को दोबारा से रिस्टोर करवा सकता है। अब उसमें सबसे बड़ा लफड़ा क्या होता है, पहले तीन में तो क्लैरिटी रहती है, पर जब अदर अथॉरिटी का कोर्ट में क्वेश्चन जाता है तो वो अथॉरिटी बोलती है कि हम तो गवर्नमेंट ही नहीं। उस समय कोर्ट को डिसाइड करने का चैलेंज रहता है कि ये अदर अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है, और जब आएंगी तभी वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन करने का क्वेश्चन सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अदर अथॉरिटी को थोड़ा डिटेल में। तो आम तौर पे आप ये समझिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनियां जिनको गवर्नमेंट फंड दे के एस्टेब्लिश करती है, जैसे LIC है, ONGC है, BPCL है और बहुत सारे ऐसे कारपोरेशन हैं जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हुए हैं, वो सारे के सारे अदर अथॉरिटी में आता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं आ जाती। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, कॉलेज होते हैं, जिसमें ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि उन पे वो अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में स्टेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप देखिए लॉ जब लिखा जाता है ना वो सारी सिचुएशन को एंटिसिपेट करके नहीं लिखा जाता। उसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में जब एक्चुअल प्रॉब्लम आती है तो जुडिशरी पे छोड़ दी जाती हैं, और जुडिशरी उसको करंट कंटेस्ट में के परव्यू में उनको इंटरप्रेट करता है और फिर वो भी कानून बन जाते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं केस लॉ। तो अभी इसमें हम कुछ लीडिंग केस लॉ देखेंगे जिसमें जुडिशरी के सामने जब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आई उस समय पे उन्होंने किस तरह से इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पे हमने 6 लीडिंग केसेस लिए हैं। अगर आप इसमें से 4 या 5 लीडिंग केसेस को भी समझ जाते हो, जो बहुत ही सिंपल है समझना, तो आपका आर्टिकल 12 कंसेप्ट ऑफ स्टेट का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्विकली देखते हैं एक एक केस को। तो देखिए स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का जो AIR 1954 का केस है, इसमें जस्टिस BS अयंगर साहब ने ये बोला कि आर्टिकल 12 पे डॉक्ट्राइन ऑफ एडजुस्टम जनरेसिस लागू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया रेड वर्ड में डॉक्ट्राइन ऑफ एडजुस्टम जनरेसिस। तो लॉ के अंदर ये डॉक्ट्राइन होती है। आप देखिए एक क्लास के सारी की सारी चीज़ों को आप एक साथ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो लिस्ट एंडलेस होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी,
आदि आदि आदि। अब मैं आदि आदि लगा के छोड़ देता हूं। अब मैंने 4 का तो नाम लिखा, लेकिन बाकी का तो लिखा ही नहीं। बट अगर झगड़ा आता है एलिफेंट के ऊपर, तो अब एलिफेंट इसमें डायरेक्टली तो लिखा नहीं है, तो दूसरी पार्टी बोल सकती है कि सर एलिफेंट तो इसमें लिखा नहीं है, अभी आदि आदि में एलिफेंट आता है कि नहीं आता है, कोई क्लैरिटी तो नहीं है। तो उस केस में कोर्ट के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ एजुस्टम जनरसिस लागू की जाती है। कोर्ट ये देखता है कि ये जितने भी 4-5 क्लास ऑफ एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और जो डिस्प्यूट में है, जो इसमें कवर नहीं है, वो सेम क्लास बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो आप देखिए जितने भी जानवरों के हमने नाम लिए, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, वो सारे के सारे 4 पैरों वाले हैं और जमीन पर चलते हैं। और जब एलिफेंट का झगड़ा आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि वो भी एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो आदि आदि लिखने का मतलब एलिफेंट भी इस ग्रुप में शामिल है। तो यहां पे जस्टिस अयंगर साहब ने बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ एजुस्टम जनरसिस आर्टिकल 12 पे लागू होती है। और किस तरह से लागू होती है कि जब कोई भी अथॉरिटी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, कैसे भी एस्टेब्लिश हुई हो, अगर वो गवर्नमेंट के फंक्शन जैसा कोई फंक्शन करती है, तो गवर्नमेंट के फंक्शन पे एजुस्टम जनरसिस अगर हम लगाएंगे और वो उससे मैच होगा, तो हम उसको लागू कर देंगे कि ये भी स्टेट है। तो ये बहुत इनिशियल कॉन्सेप्ट था 1954 में। और जैसे जैसे और केस आए, इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। अब हम अगला केस देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, AIR 1967। देखिए उसके बाद का केस है। इसमें कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ एजुस्टम जनरसिस को रिजेक्ट कर दिया। सी कोर्ट इवोल्व होता है और अपने पहले डिसीजन को भी कई बार सुपरसीड कर देता है और रिजेक्ट कर देता है। ये कोर्ट की खासियत होती है। कोर्ट लकीर का फकीर नहीं है कि एक बार जो बोल दिया वो सही है। वो करंट कॉन्टेक्स्ट में उसको इवोल्व करता है और अपने डिसीजन को भी ओवर रूल कर देता है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ एजुस्टम जनरसिस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में ऐसे वर्ड्स नहीं है, और उसमें आदि आदि और एटसेट्रा वर्ड भी जो लिखा होना चाहिए डॉक्ट्राइन ऑफ एजुस्टम जनरसिस लगाने के लिए, वो नहीं है। तो अब ये क्लियर हो गया, आज तक ये क्लियर है कि स्टेट के लिए, आर्टिकल 12 के स्टेट की अथॉरिटी के लिए ये डॉक्ट्राइन उसके बाद में कभी भी लागू नहीं हुई, और ये सुपरसीड हो गया पुराना वाला जो रूल था। अभी आते हैं अगले केस पे, सुखदेव वर्सेस भगत राम, AIR 1975। इस केस में पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग के लिए यह क्वेश्चन था कि वो अदर अथॉरिटी है या नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस केस में दो क्राइटेरिया दिए कि कोई भी अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी स्टेट में आती है या नहीं आती है। उसके लिए ये दो चीजें हैं कि एक तो उसको पावर होनी चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से डेलीगेटेड पावर होनी चाहिए कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है जो स्टेक होल्डर पे बाइंडिंग हो। पहली कंडीशन ये। और दूसरा, उसमें गवर्नमेंट का परवेसिव कंट्रोल हो। परवेसिव कंट्रोल का मतलब है गवर्नमेंट उसके सारे मैटर में या जब चाहे जिस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है और उसको कंट्रोल कर सकती है। अगर ऐसी कोई भी अथॉरिटी है जिसपे ये दो चीजें लागू होती हैं, तो वो स्टेट मानी जाएगी। और इसी केस में दूसरे एक जज थे, उन्होंने और दो क्राइटेरिया दिए। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टेट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, या तो वो इंस्ट्रूमेंटलिटी है या एजेंसी है, उसके बिहाफ पे काम कर रही है, तो वो भी स्टेट मानी जाएगी। और दूसरे, वो जो फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो पब्लिक सर्विसेज जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सी, सरकार जो भी जनरली जो भी काम करती है वो पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में आता है। जैसे पुलिस का काम हो, और चाहे चाहे सरकारी हॉस्पिटलों का काम हो, और दूसरे दूसरे जितने भी काम हैं, अगर वो पब्लिक सर्विसेज जैसा काम उनका लगता है, तो भी वो अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। इस केस के पास एक बहुत ही लीडिंग केस है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, AIR 1981 का, जिसमें इस डिस्प्यूट को हमेशा के लिए सेटल कर दिया गया। और जस्टिस PN भगवती जी ने इसमें कुछ टेस्ट दिए। जब कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि कोई इंस्टीट्यूट अदर अथॉरिटी है या नहीं है आर्टिकल 12 के अंतर्गत, तो ये 6 टेस्ट हैं, वो 6 टेस्ट पे अगर खरी उतरती है तो वो अदर अथॉरिटी मानी जाएगी। सबसे पहला है कैपिटल इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, मतलब
उसको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है और वो उसको कंट्रोल करती है। कब कितना एलोकेट करना है, कब कितना नहीं करना है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दूसरे, उसको चलाने के लिए जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, फुल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ही उसको करती है। मान लिया जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और वो लॉस भी कर रहे हैं, तो भी गवर्नमेंट उनको पैसा देती है और ग्रांट देती है चलाने के लिए। तो इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी हैं या सर्विसेज हैं, वो जिसमें गवर्नमेंट उनका खर्चा मैनेज करती है, लॉस या प्रॉफिट दोनों के केस में, तो भी वो अदर अथॉरिटी में आएंगे। और ऐसे कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूट जो मोनोपोली एंजॉय करते हैं, मोनोपोली फंक्शन एंजॉय करते हैं, मतलब अभी जैसे कुछ फंक्शन होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाना, बिजली बनाने का जो तरीका है एक न्यूक्लियर पावर से, वो सिर्फ अभी भी गवर्नमेंट के पास है, वो प्राइवेट के पास में नहीं है। तो ऐसा कोई सा भी फंक्शन जो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करता है, वो भी अदर अथॉरिटी में आएगा। और डीप और परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, ये तो हमने ऊपर वाले केस में डिस्कस कर लिया। पांचवा है कि फंक्शन पब्लिक इंपोर्टेंस के होने चाहिए और वो बिल्कुल गवर्नमेंट के फंक्शन के जैसे सिमिलर होने होने चाहिए, तो भी वो अदर अथॉरिटी में आएगा। तो ये पॉइंट भी हमने ऊपर वाले केस में डिस्कस कर लिया था। छठा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लोगों का ट्रांसफर होता है और उधर से उधर ट्रांसफर होता है, तो भी वो अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गए, जल निगम हो गए, तो इनमें ट्रांसफर गवर्नमेंट के यहाँ से होते हैं। आईएएस इधर आके चेयरमैन बन जाते हैं, इनके एमडी बन जाते हैं और बाद में चले भी जाते हैं। कई बार नीचे से प्रमोट होकर भी लोग ऊपर जाते हैं। बट ऐसे फंक्शन जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर ट्रांसफर हो रहे हैं और आ जा रहे हैं, तो भी वो अदर अथॉरिटी में आएगा स्टेट में। इसमें अगला केस है ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक, AIR 1988। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया था कि जो जुडिशरी है, जो न्यायालय है, वो स्टेट है या नहीं है, या वो अदर अथॉरिटी है या नहीं है। तो कोर्ट ने इसको भी क्लियर किया यहाँ पे। उन्होंने बोला कि जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब ये है उनके स्टाफ को कैसे कंट्रोल करना है, उन पे कैसे रूल अप्लाई करना है, कैसे उनको भर्ती करना है, उसमें अगर कुछ आगे पीछे काम होता है, उसमें कोई अगर गैप होता है, तो उस फंक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए, वो भी अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में स्टेट मानी जाएगी। लेकिन जब वो जुडिशियल रोल प्ले कर रही होगी, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रही होगी, फैसले दे रही होगी, वहां पे वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं मानी जाएगी। तो ये हमने कवर किया। एक और लास्ट केस इसमें बचा है, जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2005। इसमें ये क्वेश्चन था कोर्ट के सामने कि BCCI जो क्रिकेट कंट्रोल अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 12 के अंदर अदर अथॉरिटी और स्टेट है या नहीं है। तो इसमें कोर्ट ने देखा, फैक्ट देख के, कि BCCI जो है वो क्रिकेट प्लेयर के मूवमेंट को और फॉरेनर टीम इंडिया में आनी है, और क्रिकेट प्लेयर कहाँ जाने हैं, कौन सा मैच कब होना है, वो सब कंट्रोल करती है। और इस पर गवर्नमेंट का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करती है। इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया अपने जजमेंट में, यस ये भी अदर अथॉरिटी अंडर स्टेट मानी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरी तरह स्टेट का। आपको और दूसरा कोई डॉक्यूमेंट या वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को उनके बेनिफिट के लिए शेयर करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या दूसरा कोई टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड।